तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी जो कि 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और उनका मेन सब्जेक्ट बायो है, तो लग जाएं अभी से कि कैसे तैयारी करनी है। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी से जो बच्चा लगेगा तैयारी करने के लिए वही 2025 में टॉप करेगा या 400 प्लस अगर लाना है। अगर आपके मन में भी सपना है कि 400 प्लस इस बार लाना ही लाना है तो उसके लिए तैयारी अभी से करने होंगे। ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे एग्ज़ाम 3 मंथ रहेंगे वैसे हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ही 3 मंथ आपका एग्ज़ाम रहता है ना, उस समय आपका मन कहता है कि और दिन और देख लेते हैं, कुछ दिन और बीत जाता है तो तैयारी करते हैं। ऐसे करते हुए आपका टाइम पास होने लगता है और जो 2 मंथ बचता है तो फिर बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। इसलिए कंफ्यूज होने के कारण उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। और मैं चाहता हूं कि आपका रिजल्ट 400 प्लस कम से कम आए, तो उसके लिए आपका बायो अगर मेन सब्जेक्ट है तो बायो में आपको अच्छा करना ही करना होगा। अगर बायो में अगर आप चाहते हैं कि 70 में 70 आए तो आप लोग उसके लिए क्या करना होगा, तैयारी करने होंगे अच्छे ढंग से। तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 70 में 70 आने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको 35 नंबर के तो थ्योरी आएंगे। कितने नंबर के थ्योरी आएंगे, 35 नंबर के आपके थ्योरी आएंगे और 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो मैं एक बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका सोचा हूं जिसमें आप लोगों को क्या प्रतिरोज 20 ऑब्जेक्टिव डेली में आप लोगों के लिए कराऊंगा, जिससे आप लोग के ये अगर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं, मैं 100% कहता हूं कि एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। हाँ, उसके लिए करना क्या, आप लोग को प्रतिदिन जो भी 20 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे उसको रिवीजन करना है। लेकिन ध्यान रखिए कि मैं जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाऊंगा वो चैप्टर आप पहले रिवीजन कर लेंगे। खुद से आप लोग को क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कर लेने से क्या फायदे मिलेंगे कि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप लोग को डेली ऑब्जेक्टिव ऐसी 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा और इसके साथ साथ मैं थ्योरी का भी क्लास बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूं। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्या करता हूं बताता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं और मैं बता दूं कि ये लेसन किस लेसन के हैं, तो ये लेसन आपको 5 लेसन के हैं। ये 5 लेसन के ऑब्जेक्टिव हैं। कितने लेसन के ऑब्जेक्टिव हैं, ये लेसन नंबर 5 के हैं जो कि जेनेटिक्स इसका चैप्टर का नाम है। देखिए दिया है कि मेंडल ने किस पौधे पे काम किया था, तो पहला ऑप्शन है मटर, दूसरा ऑप्शन है आम और तीसरा ऑप्शन देखिए अलग हो गया है और अगला क्या है, सी ऑप्शन में क्या दिया है, शीशम का पेड़। तो मैं बता दूं इसका राइट जो मेंडल जो थे उन्हें मटर के पौधे पे काम किए थे और मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। याद रखिए एग्जाम में ये भी दे सकता है कि मेंडल ने किस पौधे पे काम किया था। तो मटर अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो ऑप्शन में क्या रहेगा, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम क्या होता है, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है, ये याद रखना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने साल तक काम किए थे। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और डी नंबर ऑप्शन दिया है 4 वर्ष। तो मैं बता दूं कि मेंडल जो है वो टोटल 7 वर्ष काम किए थे मटर के पौधों पे या पाइसम से टाइबम पे। कितने साल काम किए थे, 7 वर्ष। कब से कम किए थे तो मैं बता दूं 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने क्या किया था, काम किया था। ये भी याद रख लीजिएगा कि कब से कम काम किए थे, 1856 से लेकर और क्या 1863 तक टोटल 7 वर्ष उन्होंने पाइसम से टाइबम या मटर पे के पौधे पे उन्होंने क्या किया था, काम किए थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी के पिता कौन है। पहला ऑप्शन है टीएच मॉर्गन, दूसरा है ग्रेगर जोन मेंडल, तीसरा है अरस्तू और चौथा है सभी। तो मैं इसका राइट आंसर में बता दूं तो इसका राइट आंसर होने वाला है ग्रेगर जोन मेंडल। ग्रेगर जोन मेंडल जो है आनुवंशिकी के पिता हैं। कौन है आनुवंशिकी के पिता, कौन है, ग्रेगर जोन मेंडल है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होने वाला है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, ये टीएच मॉर्गन जो है आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कौन है। अगर आपसे पूछता है कि आधुनिक आनुवंशिकी के पिता पूछता है तो आप लोग याद रखना है बेटसन। कौन है, बेटसन है। कौन है आधुनिक आनुवंशिकी के पिता पूछेगा तो बेटसन। और इसी के साथ साथ अगर पूछ देगा कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता कौन है, कौन सा,
प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता कौन है? तो प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता कौन है? टी.एच. मॉर्गन है। मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनिएगा। आनुवंशिकी के पिता पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल, अगर प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता पूछेगा तो टी.एच. मॉर्गन, और आधुनिक आनुवंशिकी के पूछेगा तो बेटसन। और मैं बता दूं कि अरस्तु क्या है, तो अरस्तु जो हैं वो बायोलॉजी के फादर हैं। किसके फादर हैं बाबू? बायोलॉजी के पिता हैं। याद रख लीजिएगा कि बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु हैं। तो इसका राइट आंसर जो मैं बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकी के पिता पूछेगा तो। आप लोग ध्यान से, आप लोग सारे क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है, तभी आप लोग को याद होगा। अगर आप चाहते हैं कि रियल में 70 में 70 आए तो उसके लिए सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना ही करना होगा। अगर प्रतिदिन रिवीजन करेंगे, याद करेंगे और चैप्टर पढ़ के जब ये सुनेंगे ना और देखेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। अगला दिया कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कब से कब तक काम किए थे? मैंने अभी बताया था कि 1856 से 63 तक उन्होंने क्या किया था? काम किए थे। और कितने वर्ष काम किए थे? 7 वर्ष उन्होंने क्या किए थे? काम किए थे। कितने वर्ष काम किए थे? 7 वर्ष। कब से कब? 1856 से लेकर 63 तक उन्होंने क्या किए थे? काम किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से कौन होमोजाइगस को दर्शा रहा है? होमोजाइगस को कौन दर्शा रहा है? पहला ऑप्शन है क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरा ऑप्शन है क्या? दोनों कैपिटल टी। और तीसरा है दोनों कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी। और चौथा ऑप्शन है बी और सी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है डी नंबर। मतलब इसका ये होमोजाइगस कौन दिखा रहा है? बी नंबर भी और सी नंबर भी। और मैं बता दूं पहला जो है वो हेट्रोजाइगस को दर्शा रहा है। किसको? हेट्रोजाइगस को दर्शा रहा है। हेट्रोजाइगस एलील को दर्शा रहा है। इस बात को याद रखेंगे। कौन सा? हेट्रोजाइगस एलील को दर्शा रहा है। ये पहला नंबर, ये दोनों होमोजाइगस को दिखा रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतज जोड़े को क्या कहते हैं? पहला है एलील, दूसरा है युग्म विकल्पी, तीसरा है ए और बी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, क्योंकि विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को हम लोग एलील भी कहते हैं और युग्म विकल्पी भी कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। मतलब सी नंबर इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पहले क्या दिया है, एक संकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो देखिए एक संकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात पूछा है और ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, 3:1, और दूसरा ऑप्शन है 1:2:1, और तीसरा ऑप्शन है 9:3:3:1, और चौथा है सभी। तो एक संकर संकरण के लिए पूछ रहा है तो एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। और वही अगर जीनोटाइप पूछता आपसे, क्या पूछता? जीनोटाइप अनुपात अगर पूछ देता तो जीनोटाइप अनुपात होता 1:2:1। याद रख लीजिएगा, एक संकर संकरण के लिए जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। और वही फिनोटाइप 3:1 होता है, और जीनोटाइप पूछेगा तो क्या होगा? 1:2:1 होता है। आप लोग ऐसे ही आप लोग सही करते हुए चलिए, बिल्कुल आपका करेक्ट हो रहा है। और देखिए आप लोग कमेंट भी करते रहिए कि आप लोग का आखिर कौन सा, कितने क्वेश्चन आपका सही हुए हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, एक संकर संकरण के लिए जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? 3:1 कि 1:2:1 कि 9:3:3:1 कि सभी? तो मैं इसका राइट आंसर में आप लोगों को बता दूं तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1:2:1। अभी मैं बताया था अगर फिनोटाइप पूछता आपसे तो फिनोटाइप क्या होते? फिनोटाइप अनुपात अगर एक संकर संकरण के लिए पूछता है तो 3:1 होगा। अगर जीनोटाइप पूछेगा तो 1:2:1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द्विसंकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो देखिए द्विसंकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात पूछ रहा है तो देखिए 3:1, 9:3:3:1 की तीसरा ऑप्शन है 1:2:1 और सभी। तो मैं इसका राइट आंसर में बता दूं तो इसका राइट आंसर होने वाला है 9:3:3:1। याद रख लीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सहप्रभाविता, दूसरा है बहुएलील, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है क्या? अपूर्ण प्रभाविता। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जो आंसर होने वाला है वह स्वप्रभाविता का भी उदाहरण है एबीओ रक्त समूह, और बहुएलील का भी है। मतलब सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ए और बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी
बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्या दे रखा है कि एक स्काई की खोज किसने की। एक स्काई की खोज किसने की? पहले वैज्ञानिक है हैकिंग, दूसरे हैं मेंडल, और तीसरे हैं मॉर्गन, और चौथे हैं सभी। तो मैं बता दूं कि एक स्काई की खोज जो है वो हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कब किए थे? 1819 ईस्वी में हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने एक स्काई की खोज किए थे, और जिसके कारण लिंग निर्धारण संभव हो पाया था कि आखिर मनुष्य में या पक्षियों में या मधुमक्खी में या अन्य जीव हैं उनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इन सब की जानकारी एक स्काई की खोज के बाद ही आई हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कीटों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? जो कीट होते हैं ना उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है? एक्सओ के द्वारा होता है कि एक्स एक्स के द्वारा होता है कि एक्स वाई कि जेड डब्ल्यू? ये गुणसूत्र हैं, ये किस गुणसूत्र के कारण कीट में जो है लिंग का निर्धारण होता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है पहले नंबर बिल्कुल सही है। एक्स ओ प्रकार के गुणसूत्र से ही कीटों में क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मैं बता दूं कि मानव में नर भी होते हैं और कौन होती हैं? मादा होती हैं। तो नर में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस क्या होता है? एक्स वाई होता है, और मादा में क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स होता है। तो देखिए ये मादा में एक ही प्रकार का गुणसूत्र मिल रहा है एक्स एक्स, लेकिन नर में क्या मिल रहा है? एक्स और वाई दोनों प्रकार का गुणसूत्र मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मानव में लिंग का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है? नर करता है। इसीलिए इसका राइट जो आंसर होने वाला है ये सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। मतलब एक्स वाई प्रकार का गुणसूत्र ही मानव में किसका निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण करता है। ये बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 पहला ऑप्शन है, बी नंबर है 47, सी नंबर है 45 और डी नंबर है 44। तो मैं इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं तो इसका राइट आंसर है 46। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि गुणसूत्र 46 अगर नर के बारे में पूछता है तो ऐसे भी देता है 44 प्लस एक्स वाई। मतलब ये 44 अलिंग है जिसको ऑटोसोम बोलते हैं, और एक्स वाई क्या है? लिंग गुणसूत्र हैं। मतलब ऐसे देगा बिल्कुल सही है, ऐसे भी ठीक है, या मादा में देगा तो 44 प्लस एक्स एक्स ऐसे दे देगा। आपको एग्जाम में ये भी दे सकता है, देखिए 46 दे दे, या मादा का पूछेगा तो 44 प्लस एक्स एक्स दे सकता है, या नर का पूछेगा तो 44 प्लस एक्स वाई दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जो पक्षी होती है ना उसमें लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन क्या है? जेड डब्ल्यू गुणसूत्र के द्वारा, कि एक्स एक्स गुणसूत्र के द्वारा, कि सी नंबर है एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा, कि एक्स ओ गुणसूत्र के द्वारा। तो मैं इसका राइट आंसर में बता दूं तो जेड डब्ल्यू गुणसूत्र के द्वारा क्या होता है? पक्षियों में क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। पक्षियों के मादा जो होते हैं उनमें जेड डब्ल्यू पाया जाता है गुणसूत्र, और नर होते हैं उसमें डबल जेड पाया जाता है। जो डबल ये एक ही प्रकार का गुणसूत्र हो जाता है, तो यहाँ से एक ही युग्मक बनेंगे, लेकिन जेड डब्ल्यू में से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसीलिए पक्षियों में लिंग का निर्धारण कौन करता है? जेड डब्ल्यू प्रकार का गुणसूत्र ही करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, आप लोग बहुत जल्दी से बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अलिंग गुणसूत्र का मतलब होता है ऑटोसोम। आप लोग याद रखिएगा, अलिंग गुणसूत्र का मतलब क्या होता है? ऑटोसोम। तो मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 44, दूसरा ऑप्शन है 46, सी नंबर ऑप्शन है 2, और डी नंबर है क्या? 47। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या चीज? ये 44 होगा। और दो जो बच जाता है वो लिंग गुणसूत्र है। कैसा गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र। तो अलिंग कितने हैं? 44, और लिंग पूछेगा तो कितने हैं? मात्र 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन कि मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है 45, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 10। तो मैं इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर होने वाला 16। इसका राइट आंसर, सॉरी माय मिस्टेक, ये डी नंबर, इसका बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला। 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना गुणसूत्र रहता है मधुमक्खी में? गुणसूत्र होता है कितना? 32 गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि जीन विनिमय की क्रिया विधि। देखिए जीन विनिमय की क्रिया विधि किस अवस्था में होता है? पैक्टिन अवस्था में होता है, कि डिप्लोटिन अवस्था में होता है, कि जाइगोटिन, की सभी? तो इसका राइट जो आंसर होने वाला वो पैक्टिन अवस्था होता है बाबू। याद रखेंगे कि पैक्टिन, इसका राइट आंसर जो होने वाला है पैक्टिन अवस्था है। क्या है? पैक्टिन अवस्था। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है?
पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 46, तीसरा ऑप्शन है 57 और चौथा ऑप्शन है क्या 47। तो मैं बता दूं कि टर्नर सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि मादा में होता है और उनमें गुणसूत्र की संख्या 46 की जगह कितना हो जाता है 45। और मैं बता दूं इसमें 100 प्रकार का गुणसूत्र बनता है, याद रखिएगा। और ये बीमारी किस में होता है, मादा में होता है। और जिस मादा में ये बीमारी होता है वह मादा बांझपन हो जाती है। कैसी हो जाती हैं, बांझपन। तो याद रखिएगा उनका लड़का लड़की नहीं होगा, 100 प्रकार का गुणसूत्र बनेगा और ये मादा में होने वाली क्या है, बीमारी है। और गुणसूत्र कितना हो जाता है 46 की जगह 45 हो जाता है, याद रखेंगे कितना हो जाता है 45। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में बता दूं ये नर में होने वाला बीमारी है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इसमें 1 से 101 प्रकार का गुणसूत्र बनता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 47 होगा। तो याद रखिएगा ये नर में होने वाली बीमारी है, इसमें गुणसूत्र 47 हो जाता है, 1 से 1 प्रकार का गुणसूत्र बनता है। और ये जिनमें बीमारी होता है ना उनमें नर एवं मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। किसके, नर और मादा दोनों के क्या होते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं बता दूं, आप लोग को ऐसे ही पढ़ते रहना है और ऑब्जेक्टिव की तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से करना है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपका 70 में 70 चाहते हैं कि आए, तो उसके लिए क्या करना होगा, बायो बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। और मेहनत करके अगर जो पढ़ता है ना बिल्कुल बेहतरीन करता ही करता है। तो उसके लिए क्या करने होंगे, आपको अच्छे तरह से स्टडी करने होंगे और बेहतरीन करना है तो बेहतरीन के जैसा पढ़ने होंगे। तो चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।